कैसे हैं आप लोग? चलिए, इतिहास में हम देख रहे थे मौर्य, है ना। अशोक को देख लिए थे। आज हम उसके शासन, प्रशासन, व्यापार, कृषि इत्यादि के बारे में देखेंगे। अच्छा, कल थोड़ी सी अभिलेख में कुछ डाटा मैं बताना भूल गया था, तो हम देख रहे हैं मौर्य। इस अभिलेख के डाटा को देखते हैं। देखिए, हम लोग कल अभिलेख की बात कर रहे थे, ठीक। अभिलेख में हमने बृहद अभिलेख देखे थे 14, जो लघु अभिलेख है, ठीक, उनकी संख्या है 13, जो बृहद स्तंभ लेख है उनकी 7 है, और जो लघु स्तंभ लेख है उनकी संख्या 5 है, ठीक। तो ये शिलालेख है, बृहद, है ना, ये लघु, ये स्तंभ लेख है बृहद, और ये लघु, ठीक। देखो, लघु स्तंभ लेख ज्यादातर राजकीय आज्ञा थे, ठीक। इसको ध्यान रखिए, पूछता है कि राजकीय घोषणाएं या राजकीय आज्ञाओं को किसमें लिखा जाता, तो ज्यादातर लघु राजकीय आज्ञा या घोषणा भी बोल सकते हैं अपन, ठीक। लघु स्तंभ लेखों में लिखा गया राजकीय आज्ञा को, और ये 5 है। साची, सारनाथ, रुक्मिणी हमने देखा था, एक कौशाम्बी है और एक निगलीवा, ठीक। कल 3 देखे थे, आज 2 देखिए, कौशाम्बी और निगलीवा, ठीक। तो ये 2 और है, ठीक। अभी लिखो, बस आपको इतना ही, थोड़ा सा ये आंकड़े मैं कल नहीं बताया था आपको, इसको देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, और आपको ध्यान रखना, कौशाम्बी जो अभिलेख है ना, उस अभिलेख की थोड़ी विशेषता है। कौशाम्बी अभिलेख क्या है ना, फिर वो जाता है, मतलब जो समुद्रगुप्त जो आते हैं, उसी कौशाम्बी अभिलेख में अपने प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है, वो उसी अभिलेख में लिखी गई। उसमें समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है, बाद में अकबर और जहांगीर और बीरबल का उल्लेख भी उसमें मिलता है। उन्होंने भी उस पत्थर पे कुछ कुछ अपना उत्कीर्ण करवाया था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख का काफी 3, 4, 5 राजाओं का है ना। कहाँ से चालू होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर, बीरबल, इतने लोगों का उल्लेख मिल जाता है उसमें, ठीक। अच्छा, देखिए, मौर्य का पहले हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन, ठीक। क्योंकि मौर्यों का जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत था, ठीक, लेकिन फिर भी निरंकुश नहीं था। प्रांतों को कई भागों में विभाजित किया गया था। देखते हैं, पहले तो 5 प्रांत थे, ठीक, 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था, ठीक। पहले 4 प्रांत थे, अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक। कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, उत्तरा है तो दक्षिणापथ भी होगा, दक्षिणापथ, ठीक। अवंती, प्राची और कलिंग, ठीक। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची और कलिंग। समझ में आ गया होगा पहले 4 कौन थे और 5वां प्रांत कौन सा जुड़ा, क्योंकि कलिंग किसने जीता था? अशोक ने, तो कलिंग बाद में आपके पास जुड़ता है। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी, राजधानी मतलब वहां का केंद्र है, ठीक। उत्तर पथ की है तक्षशिला, ठीक। उत्तर पथ की कौन से? तक्षशिला। दक्षिण पथ की सुवर्णगिरी, कर्नाटक में है ना। और जो कलिंग की है उसकी है आपकी तोसली, ठीक। तो ये 5 प्रांत थे और ये 5 राजधानियां थी। कभी पूछ सकता है कैसे, ठीक। केंद्र सबसे ऊपर था, केंद्र बटा था प्रांतों में, ठीक। केंद्र का विभाजन 5 प्रांतों में हुआ। प्रांत बटे थे मंडल में, मंडल बटे थे विषय में, ठीक। विषय के बाद जो लास्ट इकाई थी ग्राम थी, विषय ना। केंद्र में तो राजा हो गया। प्रांतों का जो प्रमुख रहता था उसे आर्यपुत्र और युवराज कहा जाता था। यह सामान्यतः राजा से जो मतलब सगे संबंधी होते थे या उनके पुत्र होते थे उनको दिया जाता था। मंडल में जो प्रमुख होता था उसे प्रादेशिक बोलते थे, ठीक। कहीं कहीं से प्रदेष्टा भी बोला गया है, लेकिन प्रदेष्टा एक न्यायाधीश को भी अर्थशास्त्र में बोला गया है, ठीक। विषय का विषयपति, ठीक। विषय का प्रमुख क्या है? विषयपति है। और ग्राम का प्रमुख है आपका ग्रामीणी। यहाँ पे ग्रामीणी की सहायता के लिए गोप नामक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है, जो ग्रामीणी की सहायता किया करता था ग्राम स्तर पे कार्य करने के लिए, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ, इसमें ना कुछ गांवों के समूह के कुछ विशेष नाम थे, ठीक, उनको देख लेते हैं। देखिए, अगर 800 ग्राम का समूह है तो उसे स्थानीय बोलते थे। ठीक, कितने ग्राम है? अगर 800 ग्राम है तो उन्हें स्थानीय, 400 ग्राम है तो उन्हें द्रोणमुख, 200 ग्राम है तो खरवाटिक, 200 ग्राम है तो क्या? खरवाटिक, और 10 ग्राम है तो संग्रहण। इनको ध्यान रखिएगा, यह जो गांव का ग्रुप होता था उसको ऐसा बोला जाता था। ठीक, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था। सप्तांग सिद्धांत आपको पता होगा, है ना? क्या क्या थे सप्तांग सिद्धांत? मतलब किसी जो प्रशासन हो रहा है उसके 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? राजा की तुलना की गई है सिर से, अमात्य की तुलना की गई है आंख से। ठीक, राजा, अमात्य। ठीक, इसके बाद है आपका दुर्ग। जो दुर्ग की तुलना की गई है वह की गई है, वहां से मित्र की तुलना की गई है कान से। ठीक, जो राजा का राजकोष होता है उसकी तुलना की गई है मुख से। राजकोष की तुलना कैसे की गई है? मुख से। ठीक, और जनपद की तुलना की गई है जंघा से। क्या हो गया? राजा हो गया, अमात्य हो गया, आपका हाँ सेना बचा लास्ट ना। सेना की तुलना की गई है मस्तिष्क से। ठीक, तो राज्य को 7 में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, और हर की तुलना शरीर के एक अंग से की गई है। ये इसका सप्तांग सिद्धांत था। राजा को सिर बताया गया है, अमात्य को आंखें बताया गया है, और बोला गया है इस अर्थशास्त्र में कि राजा को अमात्य को चुनने की उसकी योग्यता के आधार पर चुनना चाहिए। ठीक, राजा के भी नैतिक चरित्र पे बात की गई है अर्थशास्त्र में। दुर्ग है जो उसकी बाह बताई गई है, मित्र को कान बताए गए हैं कि मतलब मित्र की बातों को सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है आसपास। कभी ऐसा होता है मित्र की बातों को ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देना चाहिए मित्र की बातों पे। ठीक, सेना राजा का मस्तिष्क, और सेना जितने हो उसका दिमाग उतना चलेगा, उतना ज्यादा हुआ शाली होगा, शक्तिशाली होगा, को उसको मुख कहा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जोड़ी मिलाओ, इससे किसको, किसका संबंध किससे है। राजा का जो प्रशासन चलता था उसके कुछ अधिकारी रहे होंगे। ठीक, तो मौर्य शासन में जो सबसे उच्च अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 बताई गई है और इनका वेतन होता था लगभग 48,000 पाणा। ठीक, इन तीर्थों के मैं नाम बताता जाता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, पहला है पुरोहित, जिसे पीएम बोल सकते हैं। दूसरा है युवराज, ठीक, राजा का उत्तराधिकारी। तीसरा है सन्निधाता, सन्निधाता होता है कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, फिर है आपका समाहर्ता, समाहर्ता होता है राजस्व विद्या विभाग का प्रधान। फिर होता है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का प्रधान। व्यवहारिक दीवानी, न्यायालय का प्रधान। नायक होता है सेना का संचालन करने वाला, और नगर का प्रमुख, सेना संचालक या नगर का प्रधान। सेनापति, युद्ध में जो सेना जाती है युद्ध विभाग का प्रधान। अंतर्वशिक, अंगरक्षक, सेना का प्रधान। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान। प्रशस्ता, राजकीय जो लेख लिखते हैं उनका राजकीय आज्ञा लिखने वाला है। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंधक। ध्यान रखिएगा, दंडपाल क्या है? सैन्य सामग्री का प्रबंधक है। दुर्गपाल, दुर्ग का प्रबंधक या जो दुर्ग की रक्षा भी करता है, तो भीतरी दुर्गों का प्रबंधक या रक्षा करने वाला। अंतपाल है सीमावर्ती दुर्ग। देखिए, 2 हैं, दुर्गपाल जो भीतरी दुर्ग है, और एक अंतपाल है जो सीमावर्ती दुर्गों को प्रमुख होता है। 2 भाग में थे, दुर्गपाल जो सीमा से अंदर के दुर्ग है वहां का जो प्रबंधक था, और अंतपाल कौन हुआ? जो आपके बाहर के दुर्ग हुए उनका, है ना। ठीक, आठविक, वन विभाग का
सर्वोच्च अधिकारी होता था। द्वारिक राजमहल का प्रबंधक होता था। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, नागरक। ठीक, तो इस प्रकार टोटल 18 तीर्थ है। आपको 18 इसको याद नहीं करना, इसको पढ़ना है एक दो बार पढ़ने से। फिर ये देखिए ऐसे नहीं पूछता, ये पूछता जैसे राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक संनिधाता है कोषाध्यक्ष का, एक समाहर्ता है राजस्व विभाग का। तो आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अध्यक्ष थे, फिर इनके नीचे आते थे अध्यक्ष। अध्यक्षों की संख्या बताई गई है 26। कुछ प्रमुख अध्यक्ष को हम देखते हैं, जैसे सीताध्यक्ष। जो सीताध्यक्ष होता था वह राजकीय भूमि के जो भी हिसाब है वह रखता था, राजकीय भूमि का प्रमुख हो जाता था। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग को देखता था। पौतवा अध्यक्ष माप तौल को देखता था। ठीक, पौतवा अध्यक्ष माप तौल को देखता था। सुरा अध्यक्ष, सुरा को तो आप लोग को पता है, बिना बताए जान जाओगे कि इसको शराब विभाग था, उसको देखता था। कुप्याध्यक्ष वन विभाग से संबंधित था। नवाध्यक्ष नवा मतलब जहाज। ठीक, तो नवाध्यक्ष जहाज से संबंधित था। एक अच्छपटलक अध्यक्ष था जो लेखा विभाग से संबंधित था। गणिका अध्यक्ष, देखिए उस समय ना वैश्यावृत्ति को सरकारी नियंत्रण और परमिशन भी प्राप्त था, तो जो गणिका अध्यक्ष है वह आपकी वैश्यावृत्ति वाले विभाग को देखता था। ठीक, लक्षणाध्यक्ष टकसाल को देखता था, मतलब जहां पे नोट छपते थे, मतलब सिक्के बनते थे। तो ध्यान रखिएगा, लक्षणाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। लक्षणाध्यक्ष किसको देख रहा है? टकसाल को देख रहा है। ठीक, एक लोहाध्यक्ष है, वह धातुओं का संबंधित देखता था। विविता अध्यक्ष है, विविता अध्यक्ष चारागाह को देखता था। चारागाह जितने भी थे राज्य में, उसका जो प्रमुख होता था उससे संबंधित जो भी कार्य देखता था वह आपका विविता अध्यक्ष देखता था। अकाराध्यक्ष है, खान विभाग को देखता था। ठीक, हमने ऊपर कर्मांतिक देखा, वह तीर्थ है, वह कारखानोद्योग को देखता था। और अकाराध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष है, जो तीर्थों के नीचे आते थे। ये किसको देखता था? खान को देखता था। और एक है आपका मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष मतलब पासपोर्ट विभाग समझ लीजिए, मतलब आने जाने वाले जो भी हैं उनका आने जाने वाले का हिसाब रखता था। तो इतने अध्यक्ष हैं। ठीक, 26 अध्यक्ष में ये प्रमुख है, इनको ध्यान रखिए, इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इसकी ग्राम और नगर प्रशासन को देखते हैं। देखिए सोहगौरा और महास्थान। ठीक, सोहगौरा और महास्थान, इन दोनों में ग्राम शासन का वर्णन है। ठीक, ग्राम शासन का उल्लेख इन दोनों में इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नगर प्रशासन कैसा था ये देखते हैं, आइए। नगर प्रशासन में बोला जाता है 6 समितियां थी। यह समितियां मिलके प्रशासन करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक, मेगास्थनीज ऐसे ही समिति का उल्लेख सेना के नियंत्रण के लिए भी करता है कि सेना के नियंत्रण के लिए भी ऐसी 6 समितियां थी। ठीक, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, मतलब कुल 30 अधिकारी होते थे जो नियंत्रण करते थे। ठीक, लेकिन नगर प्रशासन में भी ऐसे ही 6 समितियां थी और 5 सदस्य थे जो करते थे नगर का नियंत्रण। ठीक, कृषि को देखते हैं, आइए। कृषि की व्यवस्था तो इस समय उन्नत थी ही, है ना। कृषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। देखिए कृषि को देखते हैं। कृषि में जो सबसे प्रमुख फसल थी वह धान थी। ठीक, गन्ना को सबसे निकृष्ट माना जाता था। गन्ना को सबसे क्या कहा जाता था? निकृष्ट माना जाता था। कृषि की कुछ भूमियों का उल्लेख मिलता है, कृषि भूमियों का उल्लेख मिलता है जिसमें है आपकी कृष्ट, है ना, अकृष्ट, स्थल और अदेव मात्रक, है ना। तो कृष्ट भूमि वह होती थी जिसमें खेती की जा सकती थी, अकृष्ट भूमि वह होती थी जहां खेती नहीं की जा सकती थी। स्थल ऊंची भूमि को बोला गया है। अदेव मात्रक वह उपजाऊ भूमि थी जहां बिना सिंचाई के या बिना वर्षा के भी फसल हो जाती थी। ठीक, तो ये 4 प्रकार की भूमियों को आपको ध्यान रखना है। इन 4 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अर्थशास्त्र में बताया गया है कि एक वर्ष में लगभग 3 फसल इन लोग ले लेते थे, मतलब किसी की बहुत अच्छी उपलब्धता थी, अच्छे तरीके से कृषि करते थे। कर 1/4 से 1/6 लेते थे, मुख्यतः 1/6 कर लिया जाता था। ठीक ना। मेगास्थनीज और यूनानी जो कहते हैं, उनको कहना है कि दास प्रथा नहीं थी मौर्य समय भारत में।
क्या नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। इसमें स्त्री दास भी शामिल है, ठीक, जिनको महलों में और अन्य अन्य कामों में लगाया जाता था। ठीक, तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? 9 प्रकार के। उसमें महिला दास भी उल्लेख थे। ठीक, अच्छा, इसको ना जो व्यापार व्यापार सबको मिला के ना एक शब्द यूज होता था इनके समय, वार्ता। ठीक, इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों को मिला के क्या कहा जाता था? वार्ता। इस वार्ता शब्द को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कि इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? मौर्य काल में वार्ता कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सेना की व्यवस्था देखी जाए, सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो चतुरंगड़ी सेना का उल्लेख मिलता है ना। मेगास्थनीज ने की जो इंडिका है उसमें बताया गया है कि 6 लाख पैदल सैनिक हैं, 50,000 घोड़े हैं, 9,000 हाथी हैं और 8,000 के आसपास रथ हैं। ठीक, क्या क्या? 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घोड़े, ठीक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे आपके मौर्यों की सेना में। जस्टिन ने इन्हें क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। ठीक, न्याय व्यवस्था देखते हैं। जो सबसे निचला न्यायालय था वो होती थी ग्राम सभा। ठीक, इसके बाद हमने जो देखा था स्थानीय, खरवाटिक, द्रोणमुख, इनके भी अपने अपने न्यायालय होते थे। सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होता था वह सम्राट होता था या राजा होता था। ठीक, अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय बताए गए हैं। ठीक, अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय हैं। एक है आपका धर्म कंटक, ठीक, नहीं, धर्म स्थली है, धर्म स्थली और कंटक शोधन। कंफ्यूज हो जाता है यार, ये धर्म कंटक जुड़ जाता है। धर्म स्थली और कंटक शोधन। ठीक, जो धर्म स्थली है, धर्म से समझ में आ रहा होगा, ये दीवानी मामले दिखाए जाते थे यहाँ पे। कंटक समझ रहे हो, कांटा जैसा, तो फौजदारी कम, मतलब वो कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कंटक से फौजदारी, धर्म से दीवानी। ठीक, जो इस न्यायालय के प्रधान जो होता था उसे व्यावहारिक बोलते थे। ठीक, और यहाँ का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा बोलते थे। तो व्यावहारिक और प्रदेष्टा क्या है? न्यायाधीश थे अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक, इस समय की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कौटिल्य की महारत थी गुप्तचर व्यवस्था में, है ना। और कौटिल्य इस विभाग को हमेशा अपने पास रखता था जब तक वह रहा। अशोक के समय कौटिल्य फिर खत्म हो जाता है, उसके बाद अशोक के काल में कौन उसका स्थान लेता है? तो राधा गुप्त लेते हैं स्थान। ठीक, तो हम देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था का जो विभाग था, ठीक, इसे महामात्यपसर्ग कहा गया है। इस विभाग को क्या बोला गया है? महामात्यपसर्ग। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला गया है। ठीक, क्या बोला गया है? गूढ़ पुरुष। 2 प्रकार के गुप्तचर थे। ठीक, ये जो गूढ़ पुरुष थे कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संस्था और संचार। संस्था और संचार, ये 2 प्रकार के गूढ़ पुरुष थे। जो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था उसे सर्प महामात्य बोला गया है। सर्प महामात्य। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संस्था जो गुप्तचर रहते थे वो स्थिर या संगठित होकर कार्य करते थे, और संचार जो होते थे वो घुमंतु रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते रहते थे। ठीक, तो गुप्तचर में इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है मौर्य काल में। ठीक, अगर देखा जाए तो, अच्छा हाँ, इस समय अर्थशास्त्र में ना पुलिस को दक्षिण कहा गया है।
ध्यान रखिएगा, दक्षिण मतलब क्या था, पुलिस। ठीक, स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं इस समय। देखिए इस समय कहा जाता है कि स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। ठीक, इनको पुनर्विवाह का अनुमति थी, नियोग प्रथा की अनुमति थी, अर्थशास्त्र में मोक्ष का प्रयोग किया गया है शब्द का। ठीक, यह मोक्ष शब्द का अर्थ है तलाक। इस मोक्ष का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर रूप से दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब स्त्री और पुरुष को लगभग लगभग एक समान स्थिति प्राप्त थी। ठीक, विधवा विवाह चलता था। ठीक, यहाँ पे छंदवासनी एक नाम आता है, छंदवासनी। ये वैसी विधवाएं होती थी जो विवाह नहीं करती थी और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी। ठीक, इस समय जो वेश्यावृत्ति थी वो राजकीय नियंत्रण में थी। गणिका अध्यक्ष प्रमुख था यहाँ का। ठीक, जो वेश्याएं हैं उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप जीवा कहा जाता था वेश्याओं को। ठीक, जो संभ्रांत घर की महिलाएं थी, संभ्रांत मतलब उस समय कह लो जो अगर हम कहें तो एक उच्च स्तर की, है ना, राजा महाराजा मंत्री इस तरह के लोगों की जो महिलाएं थी उनको कहा जाता था अनिष्कासिनी, क्योंकि वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। अनिष्कासिनी। ठीक, क्या कहा जाता है उन्हें? अनिष्कासिनी। ठीक, धार्मिक स्थिति इस समय ऐसी थी कि सहिष्णुता थी। हमने देखा है कि धार्मिक स्थिति को थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। अगर इस समय की हम धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो सहिष्णुता थी। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था, अशोक बुद्ध को मानता था। अशोक ने कहीं भी इस समय ऐसा नहीं मिला कि अशोक ने बुद्ध को माना तो सबको इन्होंने बुद्ध बनाने का प्रयास किया हो। ठीक, सभी धर्मों का हमें समान रूप से भरण पोषण हुआ, ऐसी जानकारी मिलती है ना। इस समय एक नाम है देवता कारू। यह उस समुदाय को बोलते हैं जिन्होंने जो देवता की मूर्ति बनाते थे। ठीक, देवता के जो मूर्ति बनाने वाला जो समुदाय था उन्हें देवता कारू कहा जाता था। ठीक, और जैसा कि अशोक के अभिलेख में हमको यह भी मिलता है कि अशोक ने अपने प्रजा को बोला है कि अगर आप अच्छे से नैतिक चरित्र को मानोगे, नैतिक आचरण करोगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जो स्वर्ग शब्द खुद दिखाता है कि ये स्वर्ग शब्द किससे संबंधित? हिंदू धर्म से संबंधित है। और अशोक क्या हो गए थे? बुद्ध हो गए थे। उनको तो निर्वाण कहना चाहिए, लेकिन ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता को ही दिखाता है। ठीक, तो इतना आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस समय कर भी लगाए जाते थे। ठीक, कर कौन कौन से थे? कुछ स्पेसियस कर को देखते हैं। जैसे भाग जो कर था यह उपज में लगता था। प्रवेश मतलब आयात कर। प्रवेश मतलब बाहर से सामान अंदर आ रहा है तो आयात हो रहा है, तो प्रवेश आयात कर। निष्क्रम में आपका निर्यात कर, मतलब यहां से सामान बाहर जा रहा मतलब निर्यात हो रहा है, तो निष्क्रम में निर्यात कर होता था। बलि भी एक प्रकार का इस समय कर था। एक कर होता था हिरण्य। जो हिरण्य कर होता था यह क्या है? नगद में लिया जाता था। ठीक, एक विशेष कर था प्रणय। यह आपातकालीन कर था। ठीक, तब राजा युद्ध में है, पैसा की जरूरत पड़ी तो वह इस प्रकार का कर लगा सकता था। ठीक, इसे क्या कहा गया है? आपातकालीन कर। चलिए आगे देखते हैं। उद्योग देखा जाए तो इस समय जो सूत काटना है ना, कताई बुनाई का जो उद्योग था वो सर्वप्रमुख था। तो उद्योग में अगर एक क्वेश्चन पूछता इस समय कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख था, तो कताई बुनाई का लिखेगा। सूत काटना, बुनना इत्यादि, है ना। कताई बुनाई का जो उद्योग था वह प्रमुख था। हमें इस समय कुछ व्यापारिक समूह के नाम भी मिलते हैं। ठीक, जैसे श्रेणी जो था वह शिल्पियों के समूह का प्रमुख होता था, या शिल्पियों का जो संगठन था उसे श्रेणी कहा जाता था। ठीक, तो शिल्पियों का संगठन। ठीक,
सातवां, यह कारवा व्यापारी जो होते थे उनका संगठन होता था कार्य सातवां। ठीक, संघ महाजनों का होता था। संघ जो होता था, महाजन कौन? सूदखोर, जो आपको ब्याज में पैसा देते हैं और करते थे, मतलब उसका ब्याज खाते हैं। ठीक, एक होता है निगम। ठीक, जो निगम था यह व्यापारियों का संगठन था। ठीक, व्यापारी मतलब जो व्यापार में लगे हुए, व्यापारियों का संगठन। ठीक, तो उद्योग में हमको इतनी चीजें ध्यान रखनी है ना। चलिए इस समय की मुद्रा व्यवस्था देखते हैं ना। मुद्रा चलती थी इस समय, हमने देखा था, है ना। तो कैसी कैसी मुद्राएं थी देखते हैं। देखिए मुद्राओं का नाम करसापण, पाण। ठीक, और एक और नाम है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धारण। ये जो मुद्राएं थी ये बनती थी चांदी से। इससे बनी करसापण, पण और धारण जो मुद्राएं हैं उनका निर्माण होता है चांदी से। सुवर्ण और निष्क, सुवर्ण और आपका निष्क बनती है सोने से। माशक और कांकरी का निर्माण होता है तांबा से। ठीक, मुद्राओं का जो निरीक्षण करता था, तब देखता था कि वाकई ओरिजिनल मुद्रा है नहीं, उसको बोला जाता है रूप दर्शक। ठीक, टकसाल का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। ठीक, तो रूप दर्शक होता था जो मुद्रा को देख के बताता। जो पण होता था, इसकी जो वैल्यू होती थी, पण का जो माप होता था, ये 3/4 तोला चांदी होता था। ठीक, इतना मतलब इतना वजन का होता था आपका पण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्यापार देखते हैं कि इसका व्यापार कैसे होता था। यहाँ पे देखिए, अगर मोदी इसका व्यापार देखते हैं तो व्यापार ऐसा था कि जल और थल दोनों जगह से होता था। इस समय के दो प्रमुख बंदरगाह हैं आपका भृगु कक्ष, ये आपका पश्चिमी भारत में है, पश्चिम में है, और आपका है ताम्रलिप्ति। दोनों ही प्रमुख बंदरगाह हैं। ये कहाँ है? पूर्वी भारत में। ठीक, थल और जल दोनों से होता था। यहाँ हम एक एग्रो इंडिका में मेगास्थनीज बोलता है, एग्रो नोमोई करके एक अधिकारी का बात करता है, जो रोड बनाने के जो विभाग था उसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक, फारस और आपका ईरान, इधर अफगानिस्तान, इधर सारी जगह से व्यापार होते थे। ठीक, चलिए व्यापार में आपको इतना ध्यान रखना है। जो मेन है उसका नाम है एग्रोनोमोई, इस नाम को ध्यान रखिएगा। पथ निर्माण में यह प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक, देखिए इसमें से कुछ शुल्क के बारे में देखते हैं हम। एक शुल्क है बाह्य, व्यापार से संबंधित है। बाह्य, जो वस्तु स्वदेश में उत्पन्न हो, स्वदेश में उत्पन्न जो वस्तु है उस पर जो कर लगता था उसे बाह्य बोलते थे। राजधानी में जो उत्पन्न होती थी उस पर जो शुल्क लगता था उसे अभ्यंतर बोलते थे। अब अभ्यंतर कहाँ? अगर राजधानी में कोई वस्तु उत्पन्न पैदावार कर रहे हैं, ठीक, विदेशी माल पे एक शुल्क लगता था, उस शुल्क को क्या बोला गया है? आदित्य। आदित्य है आपका विदेशी माल पर लगने वाला शुल्क। ठीक, चलिए इस समय की कला को देखते हैं थोड़ा। देखिए कला के इस समय दो पार्ट किए जा सकते हैं, एक राजकीय कला और एक लोक कला। ठीक, राजकीय कला में क्या आते हैं? जो आपके शिलालेख, जो राजा के निर्णय पे लिखाए गए, है ना, स्तंभ लेख और गुहा लेख। लोक कला में आता है
यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है, ठीक, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति का संबंध मौर्य काल से, ध्यान रखिएगा, पूछता है ना, बर्तन जो निर्माण हुए इत्यादि वो लोक कला में आते हैं। ठीक, गुहा कला का जो देन है यह मौर्य काल में अशोक की ही मानी जाती है। इन्होंने ही और इसके पुत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए जो गुफाओं का निर्माण किया, कदराओं का निर्माण किया, उसको रखा जाता है गुहा कला के अंतर्गत। तो गुहा कला की देन को क्या है, आपका मौर्य काल का देन है ना। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और जो आपके बर्तन है वो लोक कला में आते हैं। इसमें एक ध्यान रखिएगा, परखम, परखम यह मथुरा से प्राप्त हुआ एक यक्षिणी का मूर्ति जो काफी फेमस है। क्या है, परखम है, यक्ष की मूर्ति है, मथुरा से प्राप्त हुई है, जो काफी फेमस है इस काल की। ठीक, इस काल के जो अशोक के स्तंभ लेख थे उनकी कुछ विशेषताएं, एक तो ये एकाश्व पत्थर से बने होते थे, मतलब एक पत्थर से, ठीक, उसकी पॉलिश इतनी शानदार की जाती थी कि वो आज भी चमकते हैं, शाइनिंग मारते हैं, उसमें कोई दुष्प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है। काले पत्थर यूज होते हैं कहीं कहीं पे। ठीक, अगर हम इस समय की कलाओं की विशेषताएं देखते हैं तो 4 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं, देखिए, पत्थर जो यूज किए गए बहुत बढ़िया, ठीक, पॉलिश इस पे बहुत बढ़िया की गई, लकड़ी का बहुत उत्कृष्ट प्रयोग किया गया और लोहे का जो प्रयोग किया गया है निर्माण में। तो यह 4 विशेषताएं हैं इस समय के जो इनके स्तंभ बने या इस समय की जो कलाएं हुई है। इसमें लकड़ी का हमको पता है, पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का महल पूरा लकड़ी से बना है, तो लकड़ी का बहुत अच्छा प्रयोग, लोहे का बहुत उत्कृष्ट प्रयोग किया गया बनाने के लिए। ठीक, पॉलिश, पत्थरों पे जो पॉलिश की गई इसके स्तंभ लेखों में खासतौर से, वो बहुत ही शानदार थी, जिसकी चमक आज भी हमको देखने को मिलती है। और जो पत्थर प्रयोग किए गए, वो एकाश्व पत्थर प्रयोग किए गए, वह इतने शानदार पत्थर हैं, आज भी शाइनिंग मार रहे हैं। ठीक, इस समय की कला में कभी कोई पूछ लेता है अशोक के समय मूर्ति कला का क्या है, तो देखिए मूर्ति कला में आपको जो बताना है वो बताना है आपका जो सारनाथ स्तंभ है उसके ऊपर जो सिंह की मूर्ति बनाई गई है, और उसमें जो नीचे बैल और भैंस, बैल और जो बने हैं ना चारों तरफ बैल घोड़े, ये सब, इसका जो निर्माण किया गया उस समय के जो मूर्ति कला को प्रदर्शित करता है। मूर्ति कला में सिर्फ अशोक के समय यही है, यक्षिणियों की मूर्तियां। ठीक, तो मूर्ति कला में इन 3 चीजों को आपको याद रखना है। सारनाथ के स्तंभ में जो सिंह की बनाई गई बहुत उत्कृष्ट बनाया गया है, मतलब ऐसा लगता है कि शेर अभी जीवंत हो उठेगा। उस समय जो लोक कला में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो लोहे का बहुत सदा हुआ प्रयोग हमको दिखता है मूर्ति के निर्माण में। ठीक, तो कला में इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है। जो प्रमुख है वो ध्यान रखना है कि यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है उसका संबंध है आपका मौर्य काल से। एकाश्व स्तंभ के इसके जो बने हैं वो एकाश्व स्तंभ से बने हैं, मस्त पॉलिश का प्रयोग किया गया है, लकड़ी का अच्छा प्रयोग हुआ, लोहे के अच्छे प्रयोग हुए। ठीक, यही इसकी विशेषताएं इस समय कला की। ठीक, अब लास्ट में आ जाते हैं हम इसके पतन पे। अब पतन पे क्या है, पतन पे देखिए कोई भी शासन का जो पतन होता है उसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं। पहला तो अशोक का नेतृत्व, जैसा नेतृत्व अशोक का था वैसा दूसरा नेतृत्व करता फिर मिला नहीं, है ना। हर वंश एक बार चढ़ता है और फिर एक बार गिरता है। पूरे इतिहास में देख लो, ये इतिहास इस चीज का गवाह है। ठीक, कोई भी शासक एक वंश चढ़ेगा फिर गिरेगा। पहले विद्युत, पहले कौन आया आपका, हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग आया, फिर शुंग आ गया, मौर्य आ गए। अब मौर्य के बाद फिर आप आगे जाओगे तो फिर गुप्त आएंगे, सातवां आएगा। हर वंश का एक बार चढ़ा हुआ एक बार उतरा। मुगलों में भी यही होता है, एक बार चढ़ता है फिर एक बार उतरता है। हर वंश की यही कहानी कि एक बार चलेगा फिर उसके बाद वैसे नेतृत्व करता नहीं मिलते तो फिर वह गिरते जाता है। और उस समय जो बाकी जो उनके साथी हैं उनके भी अपने जो हित हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर क्या कहते हैं एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं और फिर अंततः वंश का या उसका जो राजतंत्र था वो खत्म हो जाता है इस समय, है ना। इसमें एक दूसरा देखेंगे तो अशोक की जो शांतिप्रिय नीति थी उसको भी एक बड़ा रीजन माना जाता है। ठीक, क्या है भैया, बहुत सीधी सी बात है कि जब पता चल जाए कि शेर का दांत गिर गया है तो हर कोई उसको छेड़ेगा, है ना। मतलब शेर का तो उसको पता चल गया भाई अब ये हमला करेगा नहीं, हमारा राज्य सुरक्षित है, हम अपनी सेना पे ध्यान दे रहे हैं। जब मौका मिलेगा, भाई अशोक है जब तक नेतृत्व करता में है तब तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाला कोई ना कोई तो कमजोर कड़ी मिलेगी। तो जो वही चीज हुआ, अशोक ने भाई जब तक था उसने शांति नीति अपनाई तो आस पास वाले जो राजा थे वो मजबूत हो गए। अशोक का प्रॉब्लम ये रहा कि
अपनी इस नीति से वह आसपास वाले लोग जो राजा थे उनको प्रभावित नहीं कर पाया, मतलब वह इस नीति पे नहीं चल पाए। तो अशोक जैसे ही कमजोर हुआ अशोक का वंश, इन्होंने उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके जो क्षेत्र थे उसको जीतते चले गए। ठीक। दूसरी बात है एकीकृत प्रशासन। एकीकृत प्रशासन होने से क्या होता है, प्रशासन बहुत कठोर हो जाता है। ठीक। और जो नीचे की बातें हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंचती, राजा और जनता का जो गैप है वो काफी बढ़ जाता है। तो जो एकीकृत प्रशासन की जो खमियां थी वह भी एक प्रमुख कारण था आपके अशोक के वंश का जो आपका डाउन हुआ उसका। ठीक। उस समय के फिर जो आपके जो अगल बगल से जो विदेशी आक्रमण शुरू हुए वो भी इनमें से हमको इनका प्रमुख कारणों में से एक दिखता है। तो यही जो 4-5 है यही अशोक के जो मौर्य वंश है उसके पतन के प्रमुख कारणों में से रहे। जो आगे आने वाले शासक हुए विलासी हो गए। ठीक। भाई इतना बड़ा राज्य मिला, अब क्या करना है, ऐश करो, तो विलासी हो गए, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया सिस्टम पे, है ना। जो अशोक के सामंत थे जो अलग अलग प्रांत पे, वह क्या है इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हुए कि अपने आप को मौका पाके स्वतंत्र घोषित करने की चेष्टा करने लगे। तो यह जो बेसिक कारण है, यही बेसिक कारण मौर्य वंश के पतन में भी था। ठीक। प्रशासनिक शिथिलता बोल सकते हैं कारण। ठीक। कि बाद में भाई वो सीधी बात वही कि नेतृत्व कमजोर हुआ, प्रशासनिक शिथिलता आ गई, और प्रशासनिक शिथिलता आई तो क्या है, प्रशासन तो डाउन होना ही है। चलिए ठीक है, आज हमारा मौर्य वंश यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक। अब इतिहास में हम आगे देखते हैं कि क्या चालू करेंगे। ठीक। चलिए ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक। और लाइक कीजिए ताकि हम प्रोत्साहित हों, है ना, और भी अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक। और हमारे इस पहल का फ़ायदा और लोगों को भी प्राप्त हो सके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।